अनएम्प्लॉयमेंट इतना ज़्यादा है, जो लोग ऑलरेडी जॉब में थे, कोविड की वजह से उन लोगों को अपनी जॉब खोनी पड़ी। पुलिस के ऊपर तो सबसे ज़्यादा मेंटल स्ट्रेस रहता है, क्योंकि हम लोगों का जो बेसिक काम है वो है क्राइम को कंट्रोल करना, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना। मुझे काफ़ी हेल्प किया, पर्टिकुलरली फिजियोथेरेपी के लिए। तो उसके लिए मैं शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ आपकी फाउंडेशन का, कि आप लोगों ने मुझे जो आज की डेट में अगर मैं चल पा रही हूँ या हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर आरिफ अंसारी केयर फॉर एवरीवन फाउंडेशन की तरफ से आज बात करने आया हूँ एसीपी सुरेंद्रजीत कौर मैम से। हेलो मैम। हेलो जी, हाउ आर यू? थैंक यू मैम। इनका आपने नाम बहुत सुना होगा। इन्होंने अपने लाइफ में बहुत लोगों को नई ज़िंदगी दी है, जिससे हम इनसे बात करेंगे कि आजकल की आने वाले टाइम में फ़िज़िकल और मेंटल हेल्थ की इतनी प्रॉब्लम हो गई है, जिसके वजह से बहुत से क्राइम भी बढ़ रहे हैं। और एक बात और मैं आप लोग से कहना चाहूँगा, जो हम लोग बहुत आसानी से बोल देते हैं कि पुलिस वाले अपना काम नहीं करते हैं या पुलिस वाले हमसे अच्छे से बात नहीं करते हैं। तो हम आज इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि पुलिस वालों पे कितना फिजिकल और मेंटल हेल्थ का स्ट्रेस होता है। मैम, सबसे पहले हम आपसे जानना चाहेंगे, एक लोकल लैंग्वेज में अगर हम कहें, आपके हिसाब से इन जनरल मेंटल हेल्थ क्या होती है? मेंटल हेल्थ बेसिकली मेरे हिसाब से स्टेट ऑफ माइंड है। स्टेट ऑफ माइंड एक इंसान का, कि जब भी कोई भी काम करने के लिए, कहते हैं ना, दिमाग जो है वो, आप सारे काम दिमाग के थ्रू करते हैं, और अगर वो आपका दिमाग ही जो हर एक पूरी बॉडी को आपके मैसेज देता है कि आपने ये काम करना है, वो हार्ट को मैसेज देता है, वो पूरी बॉडी के हर अंग को मैसेज देता है। तो अगर आपका माइंड ही वर्किंग कंडीशन में नहीं है या इलनेस है उसमें, तो फिर नेचुरली बात है कि आपकी पूरी बॉडी उससे डिस्टर्ब हो जाती है। तो एक दिमाग का, कहते हैं ना, एक स्वस्थ मन और स्वस्थ दिमाग दोनों ही बहुत ज़्यादा एक बॉडी के लिए, एक हेल्दी बॉडी के लिए बहुत ज़रूरी हैं, जिसमें कि माइंड जो है वो एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। उसके बिना हम एक अच्छे शरीर की कल्पना नहीं कर सकते और एक हेल्दी लाइफ की कल्पना नहीं कर सकते। मैम, आपको ऐसा लगता है कि मेंटल स्ट्रेस की वजह से आजकल जो क्राइम रेट हैं वो बढ़े हैं? ऐसा कुछ आपको लगता है आपके हिसाब से? हाँ बिल्कुल, क्योंकि बेसिकली ये जो कोविड आया है जी। और अनएम्प्लॉयमेंट इतना ज़्यादा है, जो लोग ऑलरेडी जॉब में थे, कोविड की वजह से उन लोगों को अपनी जॉब खोनी पड़ी। लोगों का बिजनेस नहीं चल रहा है काफ़ी कुछ अभी तक, क्योंकि 2 साल से लगातार इस फेज़ को हम लोग फील कर रहे हैं। कभी जो है इसकी कोविड लहर 1 आती है, 2 आती है, 3 आती है। तो ऐसे करके अभी तक कंट्री में ये सब चीज़ें चली जा रही हैं, जिसकी वजह से लोगों के बिज़नेस बहुत ज़्यादा सफ़र हुए हैं। तो वो बिज़नेस सफ़र होने की वजह से उसका सबसे ज़्यादा जो स्ट्रेस है वो एक इंसान की पर्सनल लाइफ पे पड़ा है, क्योंकि जब उसको फाइनेंशियल सोर्सेज बंद हो जाते हैं तो सबसे पहले घर को रन करने की जो उसकी कैपेसिटी है वो ख़त्म हो जाती है। तो नेचुरली बात है कि एक इंसान को जो उसकी बेसिक नीड्स हैं उसको पूरा करने के लिए उसको पैसे की सख्त ज़रूरत पड़ती है, और पैसा ना मिलने की वजह से फिर उसको सबसे ज़्यादा ये प्रॉब्लम रहती है कि वो उसके लिए जो है ज़रूरत से ज़्यादा सोचना शुरू करता है, स्ट्रेस में आना शुरू हो जाता है। उसको समझ नहीं आता कि मैं अपनी लाइफ को कैसे चलाऊं, अपने परिवार को कैसे मैं 2 वक्त का खाना प्रॉपरली उपलब्ध कराऊं। तो ये वजह से वो इतने ज़्यादा स्ट्रेस में हो जाता है कि उसको जो है वो कहीं ना कहीं उसकी वजह से मेंटल हेल्थ जो है वो ख़राब होनी शुरू हो जाती है, और काफ़ी ज़्यादा उसका इफ़ेक्ट आता है। उसकी वजह से बहुत सारे लोग सुसाइड कर रहे हैं। जी। बहुत सारे लोगों ने, मैंने देखा कि इतना ज़्यादा वो डिप्रेशन में आ गए हैं कि उनको समझ ही नहीं आता कि हम लाइफ को कैसे आगे रन करें। तो ये एक बहुत बड़ा कारण बनता है, और वो हर एक की लाइफ में है, ये नहीं कि किसी एक की लाइफ में, वो हर एक की लाइफ में इसका जो है एक इम्पैक्ट पड़ा है। चाहे वो किसी भी फील्ड में काम कर रहे हैं, चाहे वो बड़े से लेकर और छोटे से छोटे लेकर। और दूसरा ये कि सबसे बड़ी बात, इस कोविड की वजह से लोगों की हेल्थ बहुत ज़्यादा ख़राब हुई है, और दूसरा फैमिलीज़ में बहुत सारी डेथ हुई हैं। उन डेथ की वजह से भी एक ट्रॉमा है। अब एक फैमिली में अगर बच्चों के पेरेंट्स ही चले गए तो वो बच्चा जो है वो किस कंडीशन में होगा, स्टेट ऑफ माइंड उस बच्चे का क्या होगा। नेचुरली बात है कि वो इतने ज़्यादा स्ट्रेस में होगा, उसको यही नहीं समझ में आएगा कि मैं अपनी लाइफ को कैसे लीड करूं। या वाइफ हैं, उनके हस्बैंड चले गए, जैसे मैंने भी अपने हस्बैंड को खोया। अगर 1% मैं वर्किंग नहीं होती तो मेरे लिए एक बहुत बड़ी मुसीबत ये बन चुकी होती। मुझे अपना डेली डे टू डे अपनी जो जीविका चलाने के लिए मुझे सोचना पड़ता कि मैं कैसे अपनी लाइफ को रन करूंगी या कैसे मैं
काम करूँगी, क्योंकि अभी बेटा भी मेरा स्टडी करके अभी उसने स्टडी कंप्लीट की है। तो एक लाइफ जो है वो बिल्कुल स्ट्रक होकर रह जाती है, इंसान को समझ ही नहीं आता कि उसकी लाइफ में किस तरह की प्रॉब्लम एकदम क्रिएट हो गई हैं। और वो सब चीज़ें जो हैं वो डिप्रेशन बढ़ने से, सब चीज़ें बढ़ने से लोग जो है कई बार अपने आप को इतना कंट्रोल नहीं कर पाते और वो सुसाइड जैसी अटेम्प्ट करते हैं, और बाकी भी घर में उसकी वजह से एटमॉस्फेयर ऐसा ख़राब हो जाता है कि इंसान को समझ ही नहीं आता कि उसके साथ क्या हो रहा है। तो ये तो चलिए सोसाइटी की बात हो गई, हमने अपनी सोसाइटी के लिए बात करी है आपसे कि मेंटल फिजिकल का कितना स्ट्रेस है। अब हमें ये बताना चाहेंगे कि जो पुलिस फोर्स होती है, जैसे आप लोग जैसे लोग हैं, दिन रात इतनी मेहनत कर रहे हैं, हम लोग की सेफ्टी के लिए इतना काम कर रहे हैं, लेकिन फिर भी आपने सुना होगा लोग कह देते हैं कि यार पुलिस वाले अच्छे से काम नहीं कर रहे हैं या अच्छे से बात नहीं कर रहे हैं, हमारे लिए नहीं काम कर रहे हैं। तो ऐसा आपको लगता है कि पुलिस फोर्स में भी एक मेंटल स्ट्रेस है या वर्कलोड है या आप जो भी कह लीजिए, जिसके वजह से कभी कभी आप मतलब पुलिस वाले किसी से अच्छे से बात नहीं करते, कभी कभी इन केस मिसबिहेव की जो केसेस आते हैं, आपको लगता है मेंटल स्ट्रेस पुलिस फोर्स पे भी है? बहुत ज़्यादा पुलिस के ऊपर तो सबसे ज़्यादा मेंटल स्ट्रेस रहता है, क्योंकि हम लोगों का जो बेसिक काम है वो है क्राइम को कंट्रोल करना, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना, वीवीआईपी सिक्योरिटी मेंटेन करना, और साथ में लोगों को एक पीसफुल एटमॉस्फेयर देना ताकि लोगों को एक सेफ्टी और सिक्योरिटी वाली जो फील है वो आ सके। तो उसके लिए सबसे बड़ी बात कि हम लोग दिल्ली शहर में रहते हैं। दिल्ली में पर्टिकुलरली आपको पता है कि यहाँ सारे वीवीआईपी जो है वो यहाँ रहते हैं। हमारी जो मेन जितने हिस्टोरिकल प्लेसेस हैं वो यहाँ पर हैं। जितनी आप ये कहिए कि पीएम प्रेसिडेंट हमारे देश के जितने भी बड़े बड़े नेता, बहुत सारी अम्बेसियाँ, वो सारी डिग्निटीज़ बहुत सारे, तो अगर टोटल अगर हम काउंट करें तो लाखों के हिसाब से जो हमारे डिग्निटीज़ हैं वो यहाँ पर रहते हैं, और उनकी सेफ्टी और सिक्योरिटी की रिस्पॉन्सिबिलिटी दिल्ली पुलिस पे होती है। और इसके अलावा जो इतनी दिल्ली की पॉपुलेशन अपने आप में काफ़ी है, और वो उसके हिसाब से पुलिस जो स्ट्रेंथ है, दिल्ली पुलिस की जो स्ट्रेंथ है वो इतनी ज़्यादा नहीं है। तो एक कई लाखों के ऊपर एक एक कांस्टेबल जो है वो वर्क करता है। तो नेचुरली है कि लोगों की जो एक्सपेक्टेशंस हैं पुलिस से वो बहुत ज़्यादा रहती हैं। उन एक्सपेक्टेशंस को पूरा करने के लिए पुलिस को दिन रात काम करना पड़ता है। 12-12, 14-14 घंटे तो आम बात है एक दिल्ली पुलिस के किसी भी छोटे से रैंक से लेकर टॉप रैंक तक इतने आवर्स काम करना पड़ता है। तो उसकी वजह से क्या होता है कि जब पूरे इतने टाइम बंदा काम करता है तो उसको ना तो सोने का प्रॉपर टाइम मिल पाता है, ना उसको टाइम पर खाना खाने का वक्त मिल पाता है, ना वो अपनी हेल्थ के प्रति इतना ज़्यादा कॉन्शियस हो पाता है, ना ही वो अपनी फैमिली को लुक आफ्टर कर पाता है। तो क्या होता है कि अपने जब परिवार का स्ट्रेस उसके ऊपर होता है, जॉब का स्ट्रेस उसके ऊपर होता है, सोसाइटी का स्ट्रेस उसके ऊपर होता है, सीनियर ऑफिसर्स की कहीं ना कहीं डांट ना पड़े उस चीज़ का स्ट्रेस उनके ऊपर होता है। तो उसकी वजह से उनकी मेंटल कंडीशन जो है वो काफ़ी ज़्यादा ख़राब होती है। और वो मैंने भी आपने ये भी देखा होगा कि कई पुलिस वाले भी सुसाइड कर लेते हैं। कई बार उनको टाइम पे छुट्टी नहीं मिल पाती अपनी परिवार को लुक आफ्टर करने के लिए, तो इस वजह से वो कई बार सुसाइड कर लेते हैं, या वो दूसरे को भी कई बार गोली मार देते हैं, कई बार खुद को अपने आप को गोली मारकर, हैंगिंग करके, किसी भी तरीके से वो अपने आप को जो है वो हार्म पहुंचा लेते हैं। वो उसका सबसे बड़ा कारण ही यही है कि जब एक बैलेंस नहीं बिठा पाते वो अपने हेल्थ को लेकर और अपने स्ट्रेस को लेकर और अपनी जॉब को लेकर और अपनी फैमिली को लेकर, ये सारे मुद्दे उनके बीच में होते हैं, जिसकी वजह से वो इतना ज़्यादा प्रेशर में आ जाते हैं कि उस चीज़ को कॉप अप नहीं कर पाते और वो इस तरह का स्टेप जो है वो उठा लेते हैं। तो हम लोग काफ़ी कोशिश करते हैं कि पुलिस वालों को अब उनके वेलफेयर के लिए काफ़ी कुछ करने की कोशिश कर रहे हैं कि उनको टाइम पर हम लोग छुट्टियां दे सकें। उनको जब भी कोई उनकी फैमिली में कोई प्रॉब्लम होती है उसको हम अच्छे से उसकी केयर करने के लिए उसको टाइम दे सकें और वो अपनी फैमिली को अच्छे से लुक आफ्टर कर पाएगा, तो नेचुरली वो अपनी जॉब की तरफ भी प्रॉपरली तवज्जो दे पाएगा। अदरवाइज़ वो स्ट्रेस में रहेगा तो नेचुरली बात है कि वो अपनी जॉब को भी ठीक तरीके से अंजाम नहीं दे पाएगा। जो काम वो एक खुशी के माहौल में कर सकता है वो स्ट्रेस के माहौल में वो काम वो नहीं कर सकता, जिसकी वजह से क्राइम भी बढ़ने का चांसेस बढ़ते हैं। तो ये सब चीज़ें पुलिस में रह के काफ़ी ज़्यादा हैं और उसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा वर्क भी हो रहा है। हमारे सीनियर ऑफिसर्स लगे रहते हैं, टाइम टू टाइम संपर्क सभा करते हैं, जैसे ताकि उनकी प्रॉब्लम्स को सुना जा सके। अगर कोई उनको डिपार्टमेंट से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है उसको दूर किया जा सके। पर्सनल OR हमारे सीनियर ऑफिसर लेते हैं, जिससे उनको पर्सनल उनके चैम्बर में वो सुनते हैं कि उनकी कोई अगर पारिवारिक समस्या है तो उसको किस तरीके से सॉल्व करना है। बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, मैं ये मानती हूँ कि अगर हमारे पास साइकेट्रिक हों या पुलिस जॉब में कोई इस तरह की फाउंडेशन हो जो
इस तरह की जो मेंटल हेल्थ से रिलेटेड कोई हेल्प दे पाए। जी। जैसे कि हम लोग तो बहुत एक्सपेक्टेशन रखते हैं कि भाई हमें पुलिस हमारे लिए ये करे, गवर्नमेंट भी सोचती है कि पुलिस इतनी उनको सिक्योरिटी दे, लेकिन ऐसा नहीं लगता आपको कि पुलिस वालों के लिए भी टाइम टू टाइम एक रिहेबिलिटेशन कैंप लगने चाहिए, चाहे पुलिस स्टेशन में लगे या कोई ऐसी जगह हो जहाँ ज़्यादा लोग आ सकें। पुलिस फोर्स के लिए रिहेबिलिटेशन सेंटर लगने चाहिए कि हर पर मंथ उनका कम से कम एक बार आकर विजिट कर सके, जिससे वो फिजिकल और मेंटल हेल्थ पर उनकी थोड़ा ध्यान दिया जा सके। उसके लिए मैं बताना चाहूँगी कि टाइम टू टाइम दिल्ली पुलिस जो है वो फिजिकल हेल्थ से रिलेटेड तो काफ़ी कैंप जो है ऑर्गेनाइज करती रहती है, लेकिन अभी तक मुझे लगता है कि मेंटल हेल्थ से रिलेटेड अभी तक दिल्ली पुलिस में इस तरह की पहल नहीं हो पाई है, या इस तरह के कोई कैंप नहीं ऑर्गेनाइज किए गए हैं जिसमें कि कोई साइकेट्रिक हो या सोशल वर्कर हो या कोई इस तरह से जो मेंटल हेल्थ के ऊपर काम करते हों, वो उनको कोई काउंसलिंग दे सकें, कोई किस तरीके से जो इस तरह की हेल्थ से परेशान है या इस तरह के इश्यूज़ को लेके परेशान है, या जो डिप्रेशन में है हमारे कांस्टेबल या कांस्टेबल का जो भी किसी भी रैंक का कोई भी ऑफिसर, तो उनको कोई इस तरह की फैसिलिटी जो है वो मिल सके। तो अभी फिजिकल हेल्थ के लिए तो जगह जगह हमारे जो सीनियर ऑफिसर्स हैं वो लगाते रहते हैं कैंप इस तरह के, और लेकिन मेंटल हेल्थ को लेकर भी बहुत ज़्यादा बड़ा इशू है, क्योंकि सारा दिन पुलिस फोर्स स्ट्रेस में काम करती है, तो उनको कहीं ना कहीं इस तरह के कैंप्स अगर लगेंगे तो उनके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिट उस चीज़ का मिलेगा। मैं आपको बताना चाहूँगा, हमारी केयर फॉर एवरीवन फाउंडेशन यही काम कोशिश करती है कि हम लोग इस चीज़ का कोशिश कर रहे हैं कि हम लोग पुलिस वालों के लिए भी रिहेबिलिटेशन सेंटर लगाएं, थोड़े से कैंप लगाएं, चाहे पर मंथ लगाएं या 2 मंथ में एक बार लगाएं। इसके लिए हम कोशिश कर रहे हैं, इसके लिए हम भी चाहेंगे कि आपकी थोड़ी हमें हेल्प मिले, जिसके लिए हम थोड़ा सा अगर अपनी तरफ से कर सके हम लोग पुलिस फोर्स के लिए, उसके लिए हम आपसे फ्यूचर में दोबारा बात करेंगे। बिल्कुल, ये आपकी बहुत अच्छी पहल है केयर फॉर एवरीवन फाउंडेशन जो आपने बनाई है, और मैं आप लोगों को इसके लिए कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहती हूँ कि आप लोगों ने दिल्ली पुलिस के लिए इतना सोचा है या आम पब्लिक के लिए इतना सोचा है, क्योंकि पुलिस में रह के हमेशा स्ट्रेस की भरी जॉब में अगर कोई इस तरह का कोई प्लेटफॉर्म उनको मिल जाता है जहाँ वो फ्रीली जाकर बात कर सकते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट उनको कोई इस तरह की हेल्प मिलती है, तो ये एक बहुत बड़ा एक उनके लिए हेल्प हो जाएगी इस तरह की। और आपकी फाउंडेशन अगर इस तरह का कुछ सोच रही है करने के लिए, तो ये हम लोगों के लिए एक बहुत ही सुखद विषय होगा, और मैं चाहूँगी कि मैं अवेयरनेस इसके लिए फैलाऊँ, और मैं अपने सीनियर्स को और अपने सभी जो डिपार्टमेंट्स हैं उनको ये बताऊँ कि वो इस तरह से कर सकें कि वो इस तरह की हेल्प आपकी फाउंडेशन की वो ले सकें, और जगह जगह हम लोग कैंप ऑर्गेनाइज करें पूरी दिल्ली में, और उससे काफ़ी हमारे पुलिस ऑफिसर्स को इसकी हेल्प मिल पाए। थैंक यू मैम, आपने अपना इतना टाइम दिया, हमें थोड़ी इस पर बात करनी चाहिए। फिर हम आपसे फ्यूचर में दोबारा अपना प्रोजेक्ट बना के आपसे मिलने की कोशिश करेंगे और आपको इसमें मैं एक चीज़ और बताना चाहूँगी कि मैं, क्योंकि कोविड की वजह से जब मेरे हस्बैंड की डेथ हो गई और मुझे खुद को भी 2 बार कोविड हो चुका है, पहली फर्स्ट लहर में भी और ये 3rd वेव जो आई थी उसमें भी मुझे कोविड हुआ, तो दोनों बार में मैंने देखा कि मेरी हेल्थ इशू बहुत ज़्यादा थे। आपकी फाउंडेशन ने मुझे काफ़ी हेल्प किया, पर्टिकुलरली फिजियोथेरेपी के लिए, तो उसके लिए मैं शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ आपकी फाउंडेशन का कि आप लोगों ने मुझे जो आज की डेट में अगर मैं चल पा रही हूँ या मैं अपने जो डे टू डे रूटीन के जो वर्क हैं वो कर पा रही हूँ, तो उसका सबसे बड़ा श्रेय जो है वो आपकी टीम को जाता है कि आप लोगों ने मुझे पर्टिकुलरली फिजियोथेरेपी में बहुत हेल्प की है, और वो मैं चाहती हूँ कि इस तरह की हेल्प आप करते रहें सबके लिए, क्योंकि अच्छी फिजियोथेरेपी मिलना भी एक अपने आप में बहुत बड़ी बात है। और लोगों के पास ना क्या है कि सबसे बड़ा जो मुझे समझ आता है कि अवेयरनेस नहीं है, अवेयरनेस बहुत ज़्यादा फैलाने की ज़रूरत है, क्योंकि अवेयरनेस ना होने की लोग पर्टिकुलरली फिजियोथेरेपिस्ट या मेंटल हेल्थ की तरफ तब बढ़ते हैं जब उनकी सिचुएशन इतनी ज़्यादा ख़राब हो जाती है, वर्स कंडीशन में वो पहुंच चुके होते हैं, और वो 3rd स्टेज होती है जहां पर लगता है कि अब इसके बाद कोई सॉल्यूशन ही नहीं है, तब वो मेंटल हेल्थ या फिजिकल हेल्थ की तरफ बढ़ते हैं। अदरवाइज़ एक रूटीन का जो चेकअप है वो करा लेंगे, कुछ जो टाइम टू टाइम कोई अगर बीमारी हुई या कोई प्रॉब्लम हुई तो उसकी दवाई ले लेंगे, लेकिन इस तरफ किसी का ध्यान नहीं जाता। तो वो लोगों में अवेयरनेस फैलाने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि अगर वो मेंटल हेल्थ की तरफ या फिजिकल हेल्थ की तरफ और ख़ासतौर से फिजियोथेरेपी की तरफ भी अगर वो ध्यान देते हैं तो काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स को वो स्टार्ट होने से पहले ही ख़त्म कर सकते हैं। मैम जैसा आपने बताया कि लोगों को अच्छी फिजियोथेरेपी नहीं मिलती, एक मैम इसका बहुत बड़ा रीज़न ये है कि लोगों में अवेयरनेस नहीं है, लोगों को पता नहीं है कि हमें फिजियोथेरेपिस्ट के पास जाना है।
तो हम लोग की संस्था उसी पे काम करिए ताकि लोगों को फर्स्ट ऑफ ऑल पहले अवेयरनेस करें कि फिजियोथेरेपी से क्या होता है, क्या क्या नए फ़ायदे उनको या क्या नुकसान है। इस चीज़ पे हम लोग काम कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं कि हम थोड़ी अपनी सोसाइटी में अवेयरनेस फैलाने की कोशिश करें, जिससे कि लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोग उसका लाभ उठा सकें। उसके लिए मैं आप लोगों को ये भी कहना चाहूँगी कि जैसे अवेयरनेस फैलाने के बहुत सारे तरीके हैं। जी, जी। आप लोग रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन से बात कर सकते हैं, उनके थ्रू आप कैंप लगवा सकते हैं जगह जगह सोसाइटी में। आप पुलिस फोर्स से बात करके पुलिस में कैंप आप लगवा सकते हैं। पुलिस स्टेशंस में आप लोग हेल्थ कैंप अपने इस तरह के जो मेंटल हेल्थ और फिजिकल हेल्थ के ऊपर अवेयरनेस दे सकें स्टाफ को, वो आप इस तरह के कैंप लगा सकते हैं। आप नुक्कड़ नाटक के जरिए अपनी बात को कन्वे कर सकते हैं। एक कोई इस तरह के नाटक आप बना के जिसमें आप दिखा के कि लोगों को पर्टिकुलरली एक शो के तरीके से दिखा के, क्योंकि भीड़ जुटाने का एक सबसे बड़ा साधन है ये नुक्कड़ नाटक जो है, उसके थ्रू भी आप लोग अवेयरनेस कर सकते हैं। पम्पलेट्स आप लोग छपवा सकते हैं, न्यूज़पेपर में आप लोग बात कर सकते हैं। और आजकल आपने देखा कि बहुत सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं जिसके ऊपर हर एक के आप ट्विटर पे बात कर सकते हैं स्पेस बनाकर, आप इंस्टा पे बात कर सकते हैं, फेसबुक पर आप स्पेस बना के बात कर सकते हैं, जिससे लाखों लोगों में एट ए टाइम आप अपनी बात को कन्वे कर सकते हैं। और मैं ये चाहूँगी कि आपकी फाउंडेशन जो है वो इसके ऊपर काम करे, और इसमें जो भी दिल्ली पुलिस की तरफ से जो भी हेल्प की ज़रूरत होगी, वी आर रेडी टू गिव दैट हेल्प ऑल्सो। थैंक यू मैम, आपने हमें इतने अच्छे अच्छे आइडिया दिए, हम उस पर भी काम करने की कोशिश करेंगे और आपसे हम दोबारा एक बार मिलने की कोशिश करेंगे इन फ्यूचर। जी, थैंक यू मैम। थैंक यू जी, थैंक यू सब, थैंक यू वेरी मच।